आज हम पढ़ेंगे सामाजिक परिवर्तन। कल हमने पढ़ा था परिस्थिति और भूमिका, और ये है पॉइंट। और यहाँ जो भी प्रश्न थे वो मैंने लिख दिए हैं, पूरे एग्जाम आए हुए वो भी। सामाजिक परिवर्तन की विशेषता कौन कौन सी है? प्रश्न आया था फरवरी 2023 में, एग्जाम हुआ 21 दिसंबर वाला, बस वाला जो पेपर आपको पता ही आउट हुआ था, उसमें भी ये प्रश्न आया था। उसके बाद उसकी जो परिवर्तन की प्रक्रिया या क्या है, कारक, ढंग, तरीके, इसकी जो प्रक्रिया में क्या है, एक तो उद्विकास सिद्धांत है, डार्विन का जैविक सिद्धांत है। उसके बाद है हर्बर्ट स्पेंसर का जो सामाजिक उद्विकास सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ चुका है। ये उद्विकास के प्रकार हैं, ये भी प्रश्न आ चुका है परीक्षा में। फिर पढ़ेंगे सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत, स्पेंगलर सिद्धांत, टाइनबी के सिद्धांत, ये सब परीक्षा में आ चुके हैं। ये है विलफ्रेड और पेरोटो का जो परिवर्तन का सिद्धांत है, सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत। यहाँ उसके सारे जो उदाहरण देके समझाया गया है। ये 23 फरवरी 2023 को सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, जिसके अंदर सामाजिक परिवर्तन के जो सिद्धांत स्तर बताए थे वो आया था प्रश्न। यह आया था चक्रीय सिद्धांत का 3 जुलाई 2019 को हुआ था। ये प्रश्न आया था 17 फरवरी 2019 को संस्कृत विभाग में जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, वहाँ प्रश्न आया था। ये प्रश्न सामाजिक परिवर्तन का 2024 में दिसंबर में जो एग्जाम हुआ वहाँ प्रश्न आया है। अगर आप आरबीएससी की बुक से पढ़ना चाहते हो तो ये 11 क्लास की बुक है, 7वां अध्याय है सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, विशेषताएं, प्रकार, कारण और परिणाम। और ये किंग्सले डेविस और मैकाइवर पेज की दोनों की ये परिभाषा एक ही पेज से यहीं से प्रश्न आया हुआ है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो पीडीएफ जो वगैरह बना के। इसकी पीडीएफ और शायद जितने मैंने टॉपिक पढ़ा है ना, उसकी आरबीएससी की पीडीएफ तो मैं शेयर कर सकती हूँ, बाकी क्योंकि ये तो यहाँ से लेके सिर्फ शेयर ही करना पड़ता है, बाकी ये मुझसे बनाई नहीं जाती है ना, ये जो नोट्स की ये मुझसे बनानी नहीं आती है पीडीएफ में, कैसे बनाऊँ? तो देखूंगी, हो सका तो ये सारी पीडीएफ में शेयर करने की कोशिश करूँगी, जितने टॉपिक मैंने जाति वर्ग वगैरह पढ़ाए, संस्था है, भूमिका, परिस्थिति है, पूरे। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा। जो भी आपको पता है हमारी जो यूनिट चल रही है, आज ये हमारा पार्ट नंबर 6 होगा। मैं कह रही हूँ सुपर फास्ट रिवीजन है, यही समझ लेना, यहाँ समझाने का टाइम नहीं है, टाइम बहुत गुजर चुका है। सामाजिक परिवर्तन, इसका अर्थ पूछा था 2017 में। सामाजिक परिवर्तन वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से समाजशास्त्र में मानवीय और सामाजिक संबंधों, व्यवहारों, प्रथाओं, संस्थाओं, समूहों, परिस्थितियों, भूमिकाओं में होने वाले परिवर्तनों को प्रकट करता है। यानी कि सारी जितने टॉपिक हमने पढ़े ना, समाज पढ़ा, सामाजिक संबंध पढ़े, समुदाय पढ़ा, संस्था पढ़ा, परिस्थिति पढ़ी, भूमिकाएं पढ़ी, सबका जो अर्थ है परिवर्तन है वो क्या है? सामाजिक परिवर्तन है। ये परिभाषा आई थी और ये है अभी अर्थ इसका ही। इस प्रकार सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाओं में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। हमारे यहाँ भी सामाजिक परिवर्तन होते हैं, आपको पता ही है। समाज में जितने नए परिवर्तन होते हैं ना, वो सामाजिक परिवर्तन कहलाते हैं। साइंस में होगे तो वो प्रौद्योगिकी होगा, लेकिन हमारे समाज में होगा वो सामाजिक परिवर्तन। समाज शास्त्री आगबर ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज, ये परीक्षा में आ चुका प्रश्न, याद रखना। मैं इस विषय पर 1922 में चर्चा की थी। कब की थी? 1922 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, सोशल चेंज पुस्तक आ चुकी है, इसको रटना, याद करना। इस प्रकार विल्बर मूर ने 1963 में प्रकाशित पुस्तक सोशल चेंज में सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण प्रस्तुत किया था। तो इन्होंने विश्लेषण प्रस्तुत किया था, जबकि इस विषय पर जो पहली चर्चा की थी वो की थी आगबर ने। कौन थे? आगबर की परिभाषा भी आ चुकी है परीक्षा में, अभी 2024 के एग्जाम में आ चुकी है। मुझे वो थोड़ी सी याद नहीं है, मैंने यहाँ शेयर किया होगा परिभाषाएं। मैकाइवर पेज, सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। मैकाइवर पेज तो वेरी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक परिवर्तन समाज की संरचना और कार्यों में होने वाला परिवर्तन, वेरी इंपॉर्टेंट है। संरचना और कार्यों में होने वाला परिवर्तन, ये भी परीक्षा में आ चुकी है, किंग्सले डेविस। और यहाँ भी मैंने लिखा है तो पूरी सी जॉनसन, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ लोगों के कार्य करने और उसे विचार करने के तरीकों में होने वाला परिवर्तन। गिलिन और गिलिन, जीवन जीने की विधियों में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। किंग्सले डेविस सामाजिक परिवर्तन का आधार संगठन है, आरबीएससी की बुक में दिया हुआ है। ओहो, कॉपी ऐसे हो गई है। और विलियम मूर्स की पुस्तक सोशल चेंज, 2010 में ये प्रश्न आ चुका है सेकेंड ग्रेड में। इन्होंने तो विश्लेषण किया था इस पुस्तक में 1963 में, इसी प्रकार प्रकाशित पुस्तक थी। 63 में जो इन्हीं की पुस्तक थी, विलियम मूर्स और अकबर ने ना अपनी इनकी पुस्तक थी सोशल चेंज 1922 में, इस पर चर्चा की थी। और इसी पुस्तक में विल्बर ने, नाम शायद यही लिखा है, क्या यही रखा है ये पता नहीं, लेकिन विश्लेषण प्रस्तुत किया था, है ना। तो इस तरह से याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं से प्रश्न 2022, 2023 और यहाँ हर एक एग्जाम आया और ये अब की बार भी आ सकता है। सामाजिक परिवर्तन एक स्वाभाविक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सामाजिक परिवर्तन की गति असमान और तुलनात्मक या सापेक्ष होती है। यह आया था 2023 में, फरवरी में एग्जाम हुआ। सामाजिक परिवर्तन
को अनुभव किया जा सकता है किंतु इसका मापन नहीं किया जा सकता। सामाजिक परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है किंतु फिर भी इसकी सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। और सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति क्या है? सामाजिक है। कैसी है? सामाजिक है, सामाजिक प्रकृति। और सामाजिक परिवर्तन से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाएं, कारक, ढंग और तरीके देखेंगे अभी। अब देखेंगे उद्विकासीय। ये जो पहला ही कारक है उद्विकासीय, उद्विकास का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु की बाहर की ओर यानी कि उसका प्रसार होना। सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में उद्विकास का अर्थ है ऐसी प्रक्रिया जो सरलता से जटिलता की ओर चलती है। हर्बर्ट स्पेंसर ने भी कहा था। और उद्विकास निरंतर और धीमी गति से होने वाला परिवर्तन है। निरंतर होता है लेकिन उसकी गति बहुत धीमी होती है, हमें बहुत देर से पता चलता है कि परिवर्तन हो रहा है। उद्विकास के लिए उसी परिवर्तनकर्ता की आवश्यकता नहीं होती बल्कि यह वस्तु के आंतरिक रूप में संचालित होता है। उद्विकास मुख्य एक गुणात्मक अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? गुणात्मक, इंपॉर्टेंट है। उद्विकास की प्रक्रिया में चरण से व्यक्ति गुजरता है यानी कि उसकी पुनरावृत्ति संबंध नहीं है। यहाँ से ये एक उम्र की तरह चलता है। जिस तरह बचपन था तो क्या हम बचपन में वापस जा सकते हैं? नहीं जा सकते ना। उसी तरह से इसका भी एक वापस हम पीछे नहीं जा सकते। इसकी ये प्रक्रिया है। उद्विकास की प्रक्रिया सदैव चरणों में संचालित होती है। एक चरणबद्ध प्रक्रिया है, गुणात्मक है, चरणात्मक प्रक्रिया है। परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती बल्कि यह आंतरिक रूप से संचालित होती है। ये सरलता से जटिलता की ओर चलता है। ये इसकी गति बहुत धीमी होती है लेकिन निरंतर चलती है। ये सभी इसकी क्या है? कारक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उद्विकास ऐसी प्रक्रिया जिसमें नैतिक दृष्टि से अच्छा या बुरा दोनों में से कुछ भी नहीं कहा जा सकता बल्कि यह तो मूल्य रहित प्रक्रिया है। उद्विकासीय कैसी प्रक्रिया है? मूल्य रहित है। उद्विकासीय सिद्धांतों में निम्नलिखित प्रमुख कौन से सिद्धांत हैं? डार्विन का जैविक उद्विकासीय सिद्धांत, हर्बर्ट स्पेंसर का सामाजिक उद्विकासीय सिद्धांत, परीक्षा में पूछा जा चुका है। समाज तथा संस्कृति उद्विकासीय सिद्धांत किसने दिया था? मार्गन ने दिया था। ये हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। ये डार्विन का था, उस पर ही चर्चा की थी उन्होंने। डार्विन ने तो जीव और जंतुओं पर किया था लेकिन जब भी समाज पर किया था वो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। किसने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। तो पहला ही हम देखेंगे अभी डार्विन का जैविकीय उद्विकास सिद्धांत। डार्विन के अनुसार जीव, जंतुओं और पेड़ों पौधों की गति एक धीमी गति से विकास हुआ। डार्विन का मानना है कि प्राणियों और वनस्पतियों का उद्विकास सरलता से जटिल की दिशा में हुआ। प्रारंभ में पृथ्वी पर कोई भी जीव नहीं था किंतु बाद में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के कारण जीव का जन्म हुआ जो प्रारंभ में एक कोशिकीय किंतु धीरे धीरे उद्विकास के कारण इसकी शरीर रचना में परिवर्तन हुआ और बहुकोशिकीय होते हुए एक जटिल शारीरिक संरचना में बदल गया। तो ये हम पढ़ते हैं ना इतिहास में भी हमने पढ़ा था। पहले मानव किस तरह था? पूंछ वाला आकृति था, बंदर की तरह था। धीरे 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 उस तरह विकास हुआ जिस तरह से समाजशास्त्र का भी विकास। डार्विन ऐसे मानते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर का सामाजिक उद्विकास सिद्धांत ये परीक्षा में आ चुका है। डार्विन के विभिन्न सिद्धांतों में हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र में लागू किया। इसी कारण उन्हें सामाजिक डार्विनवादी भी कहते हैं। किसको? हर्बर्ट स्पेंसर को। डार्विन की बात स्पेंसर भी उद्विकास को स्वीकार करते हैं किंतु इसमें जीव जंतुओं के वनस्पतियों को लागू नहीं करते बल्कि उद्विकास के माध्यम से समाज के परिवर्तनों को स्पष्ट करते हैं। कौन? हर्बर्ट स्पेंसर। स्पेंसर के अनुसार समाज का उद्विकास सरल से जटिल की ओर हुआ। मैंने कहा स्पेंसर के अनुसार कैसा हुआ? सरल से जटिल की ओर हुआ और उनका 4 चरणों में हुआ। सरल, मिश्रित, दोहरे मिश्रित और तीव्र मिश्रित। और ये हमने समाज की परिभाषा में पढ़ा था। हर्बर्ट स्पेंसर ने 4 प्रकार के समाज बताए थे। समाज भी 4 प्रकार के बताए थे। वो भी ये भी वहाँ भी उन्होंने कहा था समाज का विकास भी सरल से जटिल की ओर हुआ। तो इनको समाज की तरफ से देख सकते हो या उद्विकास की तरफ से भी देख सकते हो, दोनों एक ही है। आगे हमने पढ़ा था समाज तथा संस्कृति का उद्विकास सिद्धांत। ये किसने दिया था? समाज तथा संस्कृति का उद्विकास सिद्धांत दिया था मार्गन ने। वेरी इंपॉर्टेंट है मार्गन ने हमने समाज को भी पढ़ा था। मार्गन ने समाज के भी 4 प्रकार बताए थे। उसका आधार तकनीक बताया था। क्या? तकनीकी के आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया था मार्गन ने। हमने पढ़ा था समाज टॉपिक में। अगर नहीं पढ़ा हो तो वो पढ़ लेना पूरा समाज टॉपिक। एक वीडियो में शायद मैंने पूरा किया है। मार्गन ने उद्विकास को समाज पर लागू करते हुए इसकी 3 अवस्थाएं बताई, जंगली, बर्बर और सभ्य। और समाज की भी 3 अवस्थाएं बताई थी उन्होंने, बताई थी ना, हमने समाज पढ़ा था उस समय। और यही अवस्थाएं उन्होंने उद्विकास सिद्धांत पर भी लागू की। मार्गन ने आर्थिक जीवन में उद्विकास के 4 चरणों में विभाजित किया। तो जो उद्विकास है ना उसको आर्थिक जीवन के आधार पर उन्होंने 4 चरणों में विभाजित किया। शिकार करने या भोजन एकत्रित करने की अवस्था, चारागाह वनस्पति अवस्था, कृषि अवस्था और तकनीकी अवस्था, है ना। इस तरह से उन्होंने इसको आर्थिक जीवन के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया है। वहाँ तकनीकी के आधार पर समाजों का वर्गीकरण किया था। किसने? मार्गन ने। मार्गन के अनुसार परिवार का उद्विकास निम्न 5 चरणों में हुआ। मार्गन के अनुसार जो परिवार का जो विकास हुआ, उद्विकास हुआ, वो 5 चरणों में हुआ। उद्विकास कैसा होता है? धीमी गति से होता है लेकिन निरंतर होता है, सरल से जटिल की ओर होता है। ये हमने अभी कारक पढ़े थे ना, उस तरह से। समरक्त परिवार। समरक्त परिवार किसने कहा? यह परिवार का प्रारंभिक रूप और जिसमें रक्त संबंधियों के मध्य भी विवाह हो जाता है। यानी कि प्रारंभिक रूप होता है और रक्त संबंधी अपने ही खूनी रिश्तों के साथ ही। तो पहले तो ऐसे ही हुआ होगा तभी तो परिवार बने हैं ना। एक ही परिवार था फर्स्ट टाइम में जब दुनिया बननी स्टार्ट हुई थी।
समूह परिवार, ऐसे परिवारों में एक समूह के सभी सदस्यों का विवाह दूसरे समूह से होता था। फिर समूह में होने लगे, धीरे धीरे परिवार जो बढ़ता गया ना, समूह परिवार वही बता दिया मैंने। और सिंड्रेसियम परिवार, यह प्रकार, इस प्रकार के परिवार में एक व्यक्ति का विवाह एक स्त्री से होता था, किंतु यौन संबंध निश्चित नहीं थे। यानी कि ये तरह से परिवार था, ऐसा था। पितृ सत्तात्मक परिवार, ऐसे परिवार में पिता का प्रभुत्व होता था और एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियां पत्नियां रख सकता। पितृ सत्तात्मक एक परिवार, ऐसे परिवारों में एक पुरुष एक स्त्री से विवाह कर सकता था और ऐसे परिवारों को स्त्री पुरुष ही की दोनों समानता पाई जाती थी। ये था एक परिवार। ये 5 परिवार के मार्ग ने बताए हैं, परिवार के उद विकास के 5 चरण बताए हैं। उसके बाद है कला का उद विकास। एस.जी. हैंडन ने कला के उद विकास की 3 अवस्थाएं बताई। प्राकृतिक, प्रतीकात्मक, ज्यामितीय। प्रारंभ में मानव प्राकृतिक दृश्य जैसा देखता था वैसे ही चित्रित करता था। हमने सिंधु घाटी सभ्यता में जो चित्रात्मक जितने भी चित्र देखे ना, अजंता एलोरा की गुफाओं में देखे हैं जितने भी चित्र, तो वो प्रकृति को देख के, जिसके जानवरों के चित्र, प्रकृति के पेड़ों के चित्र बनाए थे उसने, और रंग भी प्राकृतिक बनाए थे उन्होंने, फूलों को घिस घिस के बनाए थे। तो वो जिस तरह देखता था वैसा करता था, वो प्राकृतिक या प्रतीकात्मक थे। ज्यामितीय, रेखाओं के आधार पर थे ना, हमने साइन बोर्ड वगैरह खूब देखे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के वीडियो मेरे पड़े हुए, आप देख लेना, मैंने वहाँ बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। प्रारंभ मानव प्राकृतिक से जैसे देखता वैसा प्रयास करता था। इसके बाद उसने प्रतीकों के माध्यम से चित्र बनाने प्रारंभ किए और आधुनिक समय में ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग होता है। आधुनिक का याद करना, अब समय में ज्यामिति होती है। धर्म का उद विकास। टॉयलर के अनुसार धर्म का उद विकास 2 चरण में, वेरी इंपॉर्टेंट है टॉयलर, ये सभ्यता और संस्कृति। यूजीसी नेट में भी ये टॉपिक आता है, तो वहाँ भी, यहाँ टॉयलर के मैंने पढ़ाया हुआ है। मैंने वहाँ अंकित, कौन से थे, अंकित कुमार कोई थे, उसकी पुस्तक से कुछ पढ़ाए थे मैंने आपको, बहुदेववाद और एक देववाद। यहाँ बहुदेववाद और एक वाद। उद विकास के प्रमुख प्रकार, 3 प्रकार, ये 2018 में आया था कि उद विकास के प्रकारों के बारे में नहीं आया, लेकिन ये आया था कि ये समरेखीय जो उद विकास है उसका जो कौन थे या किस तरह से था, इस तरह से। तो 3 प्रकार है, एक समरेखीय, एक बहुरेखीय, एक पैराबोलिक। तो ये 3 बताएं। इनमें से समरेखीय विकास के अगस्ट काम्टे से लेकर टायलर तक सभी विद्वान स्वीकार करते हैं समरेखीय या एक रेखीय। और ये कैसा होता है, ये इस तरह से होता है, एक ही रेखा में चलता है, उसे कहते हैं समरेखीय। आगे मैं समझाऊंगी आपको समरेखीय, वर्ताकार, चक्रीय। उसके बाद हम देखेंगे उतार चढ़ाव वाला। उतार चढ़ाव वाला भी परीक्षा में कहीं प्रश्न मैंने देखा है, मैं पूरे एग्जाम के प्रश्न देखती रहती हूँ, वहाँ मुझे थोड़ा सा लगता है कि हाँ, ये फरवरी 2023 में ये आया था कि इनमें से समरेखीय उद विकास को अगस्त काम्टे से लेकर टायलर तक सभी दिए। तो ये बताया था उन्होंने, उद विकास के जितने भी या सामाजिक परिवर्तन के जो स्तर बताए थे उन्होंने, तो धार्मिक, आध्यात्मिक और प्रत्यक्ष, ये 3 बताए थे किसने, अगस्त काम्टे ने, और ये परीक्षा में आ चुका है। समरेखीय उद विकास के अनुसार समाज में परिवर्तन एक सीधी रेखा की और निश्चित क्रम में होता है, एक सीधी रेखा में और निश्चित क्रम में होता है। इसके विपरीत बहुरेखीय विकास को प्रस्तुत करते हुए जे स्टीनवर्ट ने कहा कि उद विकास की कोई न तो निश्चित दिशा है, न ही कोई निश्चित क्रम, बल्कि उद विकास के अनेक मार्ग हैं। इन पर भिन्न भिन्न मार्गों से समाजों में परिवर्तन हुआ और अंत में सभी एक लक्ष्य तक पहुंच गए। ये दी थी किसने परिभाषा, जे स्टीनवर्ट ने दी थी कि भाई ये जो कह रहे हैं ना, एक रेखीय होता है, एक समान क्रम में होता है, ऐसा नहीं होता, सीधी रेखा में और निश्चित क्रम में नहीं होता। बहुत से भिन्न भिन्न मार्ग होते हैं इस तरह, जिस तरह हम आगे पढ़ेंगे, चक्रीय सिद्धांत पढ़ेंगे हम आगे। सामाजिक परिवर्तन की जो विशेषताएं, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी टेक्नोलॉजी फ़ोन में, सब चालित नहीं होती है, ये सब चालित नहीं है, सामूहिक जीवन से संबंधित हैं, यह तुलनात्मक हैं, वांछित दिशा में परिवर्तन है, केवल मनुष्यों से संबंधित है, इसमें लाभ अधिक हानि कम है, प्रकृति की यह धारणा परिवर्तनशील है, यह मूल्य पर आधारित है, याद रखना। उद विकास में कोई मूल्य और नैतिक नहीं होता। विकास, हॉब हाउस ने अपनी पुस्तक सोशल डेवलपमेंट में विकास के 4 मापदंडों की व्याख्या की है, ये याद रखना। जो विकास की कुछ रहते, मात्रा, कार्य क्षमता, स्वतंत्रता, सेवा की पारस्परिक वृद्धि। हॉब हाउस के अनुसार विकास एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सभी समाज गुजरते हैं। और विकास की विशेषता मैंने बता दी, उद्देश्य निश्चित होते हैं, व्यापक अवधारणा है, सदैव ऊपर की ओर होता है, जीवन स्तर में सुधार होता है, मात्रात्मक परिवर्तन होता है, माप सरल है, नियोजित परिवर्तन है। अब है क्रांति। क्रांति को हम देखेंगे तो जब किसी समाज में शोषण, असंतोष, तनाव, अत्याचार आदि वृद्धि होती है तो क्रांति का जन्म होता है। फेयर चार्ल्स के अनुसार समाज में होने वाले आकस्मिक परिवर्तन को क्रांति कहते हैं। सामाजिक क्रांति 2 प्रकार की होती है, हिंसात्मक, अहिंसात्मक, 2 प्रकार की होती है। क्रांति की एक डेफिनेशन है कि क्रांति हिंसा युक्त और हिंसा से रहित भी हो सकती है, किंतु ये टॉक, इसलिए कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, माओ तुंग का मानना है कि क्रांति सदैव हिंसा युक्त होती चाहिए, ये कह रहे हैं, इनका मानना।
हम 1857 की क्रांति से नहीं रह रहे हैं। हम ये भी तो समझ लेते हैं हमारे जीवन में जो क्रांति हुई थी, जैसे कि हरित क्रांति है, नीली क्रांति है, श्वेत क्रांति है, विकास के लिए होती है ना। रूसी क्रांति है, अमेरिका क्रांति है, वो युद्ध हुए थे अपने हित के लिए हुए थे। 1857 की क्रांति भी अंग्रेजों के लिए हुई थी हमारे यहाँ। और क्रांति की कोई निश्चित दिशा नहीं होती और न ही इसमें कोई सदैव निश्चित लक्ष्य प्राप्त हो पाता है। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत 2018 में आया था, और विशेष शिक्षा 2018 में हूबहू प्रश्न यही आया, चक्रीय सिद्धांत वाला। तो देखेंगे, मैंने अभी बताए हैं कौन कौन से प्रश्न आए हैं, वो भी इस व्याख्या करेंगे लास्ट में। चक्रीय परिवर्तन का सिद्धांत, इस सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन एक चक्कर के रूप में संचालित होता है। हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं, घूम फिर कर उसे पुनः उसी प्रारंभिक स्थान पर पहुँच जाते हैं। सिद्धांत में पृथ्वी के ऋतु चक्कर से प्रेरणा ली जाती है। ये सभी देख सकते हो इस तरह से गोल गोल यहाँ से स्टार्ट हो गए, यहाँ से होकर यहाँ से, कहते हैं ना पृथ्वी गोल है, कहीं जाओ वापस यहीं आना है। एक और कहावत है, इतिहास दोहराता है, 100 साल के बाद ही वापस लौट कर आता है, कर्मा इज बैक, आपने सुना होगा। तो रियल में यही होता है। क्या हमने देखा नहीं हमारे जीवन में पहले ज़माने में कितने ढीले ढीले वगैरह पैंट पहनते थे, कैसा करते, क्या अब ये फैशन वापस बॉल बैटन वाली वगैरह देखे तो हम नहीं समझ आता हमें कि हाँ फैशन है वापस घूम फिर के वहीं आ रहा है इतिहास। स्पेंगलर का सिद्धांत, अपनी पुस्तक द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पेंगलर ने दिया था संस्कृति और सभ्यता का जो सिद्धांत है। द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट में स्पेंगलर ने बताया कि सामाजिक परिवर्तन में चक्कर में पश्चिमी सभ्यता अपने सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गई है और वह अब धीरे धीरे स्थिरता आ रही है। पश्चिमी, हमारे यहाँ भारत में पश्चिमीकरण अभी शुरू हुआ है अंग्रेजों के आने के बाद। हमारे जो रहन सहन है, खान पान है, अंग्रेजी भाषा भी जो बोलना है, हम आजकल हमारी जो मारवाड़ी भाषा बोलते हैं ना, लोग हम पर हंसते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये हमारी खुद की जन्म भाषा है और हमारी खुद की भाषा है। हम पर जो प्रभाव पड़ा है वो अंग्रेजों का पड़ा है, पश्चिमीकरण का प्रभाव पड़ा है। हम पश्चिमीकरण के प्रभाव में आ चुके हैं, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति ये नहीं कहती। हम वेदों के अनुसार चलने वाले प्राचीन भारत से हैं, लेकिन वो वहाँ अब संस्कृति स्थिरता पर आ गई है, पश्चिमी सभ्यता। अब यहाँ पर जो है ना, यह कारण जल्द ही इसका पतन हो जाएगा। इसके बाद एशिया के कमज़ोर देश सर्वोच्च स्थान की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम तो कर रहे हैं ना, अब नया नवीन जो प्रशिक्षण वगैरह कर रहे हैं, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अब उनके देखने के लिए वो अब वापस से पीछे आ रही हैं, हम आगे जा रहे हैं। ये चक्रीय सिद्धांत है। स्पेंगलर ने जर्मनी के उदाहरण देते हुए कहा, यदि कोई देश युद्ध और हथियारों से बहुत अधिक महत्व देने लगता है तो उसका पतन निश्चित है। जर्मनी उस समय प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उस समय की बात है कह रहे हैं। और रियल में आज देखो तो आज कौन कौन से देश आगे हैं। स्पेंगलर ने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए 8 सभ्यता का उदाहरण दिया। स्पेंगलर की पुस्तक 1918 में प्रकाशित हुई थी। 8 सभ्यता का उल्लेख किसने किया था? स्पेंगलर ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। टायनबी का सिद्धांत, टायनबी ने अपनी पुस्तक स्टडी ऑफ हिस्ट्री, तो स्पेंगलर की पुस्तक कौन दी है? द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, और 8 संस्कृतियों 8 सभ्यताओं का अध्ययन किया था। और चक्रीय सिद्धांत के ये समर्थक हैं। टायनबी चक्रीय सिद्धांत के समर्थक हैं। बी है दूसरे, कहते हैं चक्रीय सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं स्पेंगलर, टायनबी, अल्फ्रेड पेरेटो और सोरेन, चारों हैं। और इन्होंने चक्रीय सिद्धांत का समर्थन करते हुए बताया कि प्रत्येक सभ्यता को मानव प्रकृति द्वारा चुनौती दी जाती है और यह सभ्यता उसका प्रति उत्तर देते हुए संघर्ष करती है और उसमें परिवर्तन होते हैं और ऐसी सभ्यता आगे बढ़ जाती है। इस सिद्धांत को चुनौती या प्रति उत्तर का सिद्धांत कहते हैं। तो ये किसका है? टॉयनबी का है, चुनौती और प्रति उत्तर का सिद्धांत। विल्फ्रेड पेरेटो ने सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया। इन्होंने कौन सा दिया? पेरेटो ने अपनी पुस्तक माइंड ऑफ सोसाइटी, कौन सी पुस्तक है इनकी? माइंड ऑफ सोसाइटी में बताया कि सामाजिक परिवर्तन एक चक्कर के रूप में होती है, किंतु इस चक्कर में केवल एक अभिजात वर्ग दूसरे अभिजात वर्ग को सत्ता का हस्तांतरण होता है। इस कारण इसका सिद्धांत अभिजात का परिभ्रमण कहलाता है, अभिजन का परिभ्रमण सिद्धांत कहलाता है। यह है अल्फ्रेड पेरेटो का सिद्धांत। पेरेटो ने समाज के सामान्य और अभिजान 2 भागों में विभाजित किया और अभिजन को पुनः शासकीय और गैर शासक 2 भागों में बांटा गया और संबंधित 3 विचार प्रस्तुत किए। किसने? पेरेटो ने। तो शेर व लोमड़ी की अवधारणा, राजनीतिक क्षेत्र में जो अभिजन वर्ग सत्ता में होता है वह शेर के समान है। जो सत्ता पे होगा वो तो शेर के समान है, जो सत्ता से बाहर है वो अभिजन यानी कि लोमड़ी के समान सत्ता में आने वाले का प्रयास कर रहा है बार बार से। तो ये पहला सिद्धांत दिया था किसने? पेरेटो ने। फिर दिया उन्होंने सट्टेबाज या क्रियाजीवी इन्हें बताना। पेरेटो के अनुसार आर्थिक क्षेत्र में सट्टेबाज के बहुत अधिक धन होता है, इस कारण इसका अपवाह करते हैं। और जबकि दूसरा वर्ग है क्रियाजीवी वगैरह, जिनकी आय निश्चित होती है किंतु बचत पर ध्यान देते हैं, ध्यान कम है, बचत कम होती है। इस समय के साथ साथ सट्टेबाज वर्ग का पतन हो जाता है और क्रियाजीवी आर्थिक क्षेत्र में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। ये है ना, ये पैसों का बहुत ध्यान रखते हैं। बड़े जो लोग होते हैं वो आपको पता है, देखो मैं छत पर आ गई हूँ ना, और बरसात का मौसम में ऐसा बना हुआ है, मैं कभी कभी मेरे गांव का जो हरियाली है ना वो आपको बताऊंगी, पहाड़ वगैरह, तो कैसे ऊपर तो पंखा नहीं चल रहा ना, पंखा चल रहा हो तो फिर भी सही है, इतनी प्रॉब्लम है ऊपर। और
ऊपर आके वीडियो भी ना बनाऊँ तो भी प्रॉब्लम है, नीचे सब सुनते हैं ना, साथ मेरे जो है ना रास्ता है घर के जस्ट सामने, इसलिए इनकी आय निश्चित होती है, ये सब मैंने बता दिया। अब विश्वासी और अविश्वासी की अवधारणा पेरेटो के अनुसार आध्यात्मिक और वैचारिक क्षेत्र में प्रकार के वर्ग होते हैं, विश्वास और अविश्वासी, जो परिवर्तित होते रहते हैं। यह है इसका जो सिद्धांत था, तीनों सिद्धांत याद रख। अब सोरोकिन का सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत किसका है? सोरोकिन का। सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चर डायनेमिक में घड़ी के पेंडुलम और उस का उदाहरण देते हुए बताया कि सामाजिक परिवर्तन घड़ी के पेंडुलम के भांति दो विरोधी परिस्थितियों से गुजरता है। ये सोरोकिन की परिभाषा है। हमने सामाजिक उद विकास के सिद्धांत में देखा था, लेस्ली ने दिया था घड़ी के पेंडुलम और घोड़े की नाल की आकृति की जो भी सिद्धांत दिया था, उसने अचानक से जो बदलता हुआ होता है उस तरह से उन्होंने कहा था, जो उद विकास सिद्धांत में चरण नव उद विकास सिद्धांत कहलाता है। उसी तरह से सोरोकिन ने सांस्कृतिक गतिशीलता को उन्होंने भी घड़ी के पेंडुलम का उदाहरण देते बताया, सामाजिक परिवर्तन घड़ी के पेंडुलम के भांति विरोधी स्थितियों से गुजरता है। सोरोकिन का मानना था कि सामाजिक परिवर्तन 3 प्रकार की संस्कृतियों से प्रभावित होता है, भावात्मक संस्कृति, चेतनात्मक संस्कृति, आदर्शात्मक संस्कृति। 3 सोरोकिन ने दी थी, याद रखना। इनमें से चेतनात्मक संस्कृति भौतिकवादी है, जिसमें से विज्ञान और तकनीक को अधिक महत्व दिया जाता है, जिसकी विरोधी भावात्मक संस्कृति, जिसमें भौतिक सुखों के स्थान पर ईश्वर और भगवान पर महत्व दिया जाता है। इन दोनों ही विरोधी संस्कृतियों का मिश्रण आदर्शात्मक संस्कृति कहलाती है। ये किसने दी थी? सोरोकिन ने दी थी। इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स का आर्थिक निर्धारणवादी सिद्धांत, आर्थिक नियतिवादी सिद्धांत, ये किसका है? कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है। और इसके देखिए, कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण उत्पादन प्रणाली को मानना है, मेड ऑफ प्रोडक्ट। कार्ल मार्क्स यह भी मानते हैं कि इतिहास में जो भी परिवर्तन हुए उसका कारण ईश्वर, शक्तिवादी शासक, प्रकृति नहीं है। परिवर्तन का कारण उत्पादन प्रणाली या आर्थिक तत्व है। इसी कारण कार्ल मार्क्स का सिद्धांत इतिहास की आर्थिक व्याख्या करता है। मार्क्स के अनुसार इतिहास में जो भी परिवर्तन हुए वो द्वंद्ववादी तरीके से हुए, जो वाद विवाद, वाद प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से इतिहास आगे बढ़ता है। ये कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है। ये यूनिट बहुत बड़ी है, MCQ नहीं हो पाएंगे, यूनिट पूरी हो जाती है, ये भी अच्छी बात है। मार्क्स ने पहले हेगेल के द्वंद्ववाद को मानसिक और वैचारिक क्षेत्र पर लागू किया, आध्यात्मिक द्वंद्ववाद कहते हैं, जबकि मार्क्स ने इसे भौतिक वस्तुओं पर लागू किया, भौतिकवादी द्वंद्ववाद का नाम भी इन्होंने दिया था। इसी संदर्भ में मार्क्स ने कहा, हेगेल का द्वंद्ववाद सिर के बाल खड़ा किया था, जिसे मैंने सीधा किया है। इसने कहा था हेगेल का जो था ना द्वंद्ववाद, उसने सिर के बाल खड़े कर दिए, जिसे मैंने सीधा कर दिया। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। भौतिकवादी जो द्वंद्ववाद थे। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज के विकास के परिवर्तन की 6 अवस्थाएं बताई उन्होंने। कौन कौन सी? आदिम साम्यवादी, ये हमने पढ़ा है ना, समाज में जो दास व्यवस्था, निजी संपत्ति के उदय के कारण अवस्था अस्तित्व में आई तथा समाज के स्वामी और दास 2 वर्गों में बंट गया। ये हमने समाज में पढ़ा था। सभी 5 प्रकार के समाज बताए थे। सामंतवादी बताए थे उन्होंने, समाज के भी 5 प्रकार बताए, और उन्होंने समाज के विकास के परिवर्तन की 6 अवस्थाओं का विकास है। उसने 7 दास जो अवस्था है वो अभी नहीं बताई, उसके अंदर नहीं थी। पशुपालन और कृषि के कारण इस अवस्था का प्रारंभ हुआ, जिसमें स्वामी और सामंत की और दास किसान वर्ग में परिवर्तित होती गई। पूंजीवादी समाज का भी उन्होंने समाज में उदाहरण दिया था, हमने जब समाज टॉपिक पढ़ा था, मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, वहाँ देख लेना। औद्योगिक क्रांति के कारण सामंतवादी व्यवस्था का उदय और पतन, और पूंजीवादी उदय हुआ, अवस्था का उदय नहीं पतन हुआ, पूंजीवादी अवस्था का प्रारंभ हुआ। किससे? औद्योगिक क्रांति के कारण सामंतवादी व्यवस्था का पतन हो गया, जिसके कारण समाज 2 भागों में बढ़ गया। पूंजीपति वर्ग बुर्जुआ वर्ग कहते हैं, फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मध्यम वर्ग। ये सब हमने पढ़ा है। श्रमिक या सर्वहारा वर्ग 2 वर्गों में। औद्योगिक क्रांति के कारण सामंतवादी व्यवस्था थी, उसका पतन हुआ था। कि इसमें ना, इस दोनों वर्गों में हित एक दूसरे के विरोधी हैं, इस कारण दोनों के मध्य, आपको दिख रहा है अब, विरोधी है, इस कारण दोनों के मध्य वर्ग संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। इस वर्ग संघर्ष में चित्रकार, गीतकार, धार्मिक गुरु, राज्य सभी पूंजीपतियों के साथ। इस कारण कार्ल मार्क्स ने कहा, धर्म जनता को अफीम है। धर्म क्या है? जनता की अफीम है। राजा शोषण का यंत्र है, राज्य शोषण का यंत्र है। राज्य एक वर्गीय संस्था है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को याद रखना, ये पॉलिटी में वापस से आएगा। धर्म क्या है? अफीम है।
राज्य शोषण का यंत्र है। राज्य एक वर्गीय संस्था है। इन तीनों को याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्ग संघर्ष में जब सर्वहारा का कोई भी समर्थन नहीं करता तो वो निराश हो जाता है, इस कारण उसके अलगाव का भय पैदा हो जाता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार मजदूर अपने कार्य में उत्पादन प्रक्रिया तथा मजदूरों में समय में अस्तित्व से दूर हो जाता है। पूंजीवादी अवस्था में अतिरिक्त मूल्य है ना में सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया और जिसने वर्ग संघर्ष की ओर तीव्र हो जाता है। एक वह मजदूर को उत्पादन करता है जिसके बदले में वो कुछ प्राप्त। ये इतना एग्जाम में इंपॉर्टेंट है नहीं तो हमको पढ़ना नहीं, क्यों एनसीईआरटी आरबीएसई के पॉइंट के अकॉर्डिंग है ना, नोट्स कलाम के नोट्स हैं ये। सर्वहारा का अधिनायकवाद, यह एक अस्थायी अवस्था जिसमें श्रमिकों और पूंजीपतियों तथा समर्थकों की जो हिंसा हत्या की जाएगी कि सर्वहारा या अधिनायकवाद में कहा है उन्होंने। और साम्यवाद ये छठा है। यह नई अवस्था वर्ग विहीन तथा राज्य विहीन साम्यवादी समाज के पक्ष करेगी जिसमें सभी लोग योग्यता अनुसार काम करेंगे, वस्तु का वितरण अवस्था अनुसार होगा। ये किसने है? ये भी किसकी है? कार्ल मार्क्स के अनुसार ही है सभी। तो ये कार्ल मार्क्स की जो अवस्थाएं थी, 6 अवस्थाएं बता दी सामाजिक परिवर्तन की, कार्ल मार्क्स ने बताई थी। अभी एक रहा है थर्स्टीन वेबलिन और सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। अब उसको जल्दी से कोशिश करती हूँ, मैं फास्ट में पढ़ाऊँगी, बस आपको सिर्फ रिवीजन करा रही हूँ, बाकी मैं इतना समझाऊंगी तो टाइम नहीं है। वेबलिन के अनुसार समाज में जो भी परिवर्तन होते हैं उसका सबसे प्रमुख कारण है प्रौद्योगिकी और तथा तकनीकी परिवर्तन। इस कारण इस सिद्धांत को प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद कहते हैं। वेबलिन के अनुसार यदि किसी समाज में तकनीक में परिवर्तन होता है तो लोगों की आदतों में भी परिवर्तन होगा, इसके परिणाम स्वरूप सामाजिक परिवर्तन होंगे। अगर औद्योगिक परिवर्तन का तो होगे ना, समाज में पैसे आएंगे तो सब कुछ आएगा, एसी आएगा, फ्रिज आएगा, कूलर आएगा, टीवी आएगा, स्कूटर आएगा, कार आएगी, ये सब होते ही रहते हैं। औद्योगिकी है ना, इसी के कारण नगरीकरण का भी विकास हुआ। लोग वहाँ जाके रहने लगे, सुख सुविधाओं का उन्हें भरपूर जो आनंद भी मिलने लगा क्योंकि वो कमाने लगे ना, पैसे आ गए। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक परिवर्तन सदैव एक सीधी रेखा में संचालित होते हैं। समर्थकों में अगस्त काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, हॉबाउ से याद रखना, ये रेखीय सिद्धांत। इसके अनुसार भी इन्होंने थर्स्टीन वेबलिन का परिवर्तन सिद्धांत। चौथा है रेखीय सिद्धांत जो इन्होंने दिए थे, ये सिद्धांत भी है ना। कार्ल मार्क्स मैंने बता दिया अभी, 6 जो अवस्थाएं बताई थी, टायलर, स्पेंगलर, सोरोकिन, वेबलिन और हर्बर्ट स्पेंसर। सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से? अब कारक लास्ट पॉइंट रहा है संस्कृति विलोपना, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2011 में आया और ये शायद अभी भी कहीं प्रश्न परीक्षा में मैंने देखा है न्यू में। आगर मैंने संस्कृति के भौतिक और अभौतिक दो मानसिक को 2 भागों में विभाजित किया। यह बताया कि जिन समाजों में भौतिक संस्कृति आगे निकल जाती है तो अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है, उन समाजों में सांस्कृतिक विलंबना उत्पन्न हो जाती है और यही संस्कृति विलंबना का कारण है। भौतिक संस्कृति जो न्यू निकल तकनीकी के कारण, फोन के आजकल जितने भी आविष्कार हुए हैं, आजकल जितने भी नवीन परिवर्तन, उसके कारण भौतिक संस्कृति आगे चली गई। अभौतिक संस्कृति वो है जो ईश्वर पद्धति है, आध्यात्मिकता है, परंपराओं, रीति रिवाजों से संबंधित है, वो पीछे रह जाती है। तो फिर इन दोनों के बीच में संघर्ष तो होता है ना, ये देख सकते हो पढ़े लिखे और अनपढ़ के बीच में कैसा संघर्ष होता है, उस तरह से ये विलंबना हो जाती है। आगबर्न के विपरीत मैकाइवर और पेज ने निम्नलिखित प्रकार की विरोधी चर्चा की। प्रौद्योगिकी विलंबना, जब तकनीक का कोई एक भाग यह प्रक्रिया अन्य तकनीकों से आगे निकल जाता है तो उसमें प्रौद्योगिक विलंबना उत्पन्न होती है। उदाहरण, किसी कपड़े की फैक्ट्री में बुनाई, कटाई, छपाई मशीनों द्वारा की जाए, बनाई, रंगाई कार्य परंपरागत तरीके से रंगरेज द्वारा होता था, यह प्रौद्योगिकी विलंबना है। यानी कि पहले आजकल क्या मशीनों से कार्य होने लगा है, अब पहले वो रंगरेज वगैरह कार्य करते थे, उनका काम क्या हुआ, चौपट हो गया ना, तो इस कारण से उसके अंदर विरोधाभास आ चुका है। बाहर से आपको आवाज़ आती होगी, औरतें कुछ नीचे बैठी, तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि मैं धीरे बोलूँ और आप ये सब देख सकते हो। प्रौद्योगिकी प्रतिरोध, सांस्कृतिक संघर्ष, सांस्कृतिक यहाँ से प्रश्न कोई नहीं है, सांस्कृतिक प्रसार यहाँ से भी नहीं, सांस्कृतिक संघर्ष को देख सकते हो, शक्तिशाली संस्कृति का काम कमजोर संस्कृति पर छा जाना, इस तरह से ये सारे प्रकार आप देख सकते हो। पर संस्कृतिकरण ये भी नहीं देखा मैंने कई प्रश्न, यहाँ देखोगे तो अन्य कारक, प्राकृतिक व भौगोलिक कारक और संरचनात्मक कारक, आर्थिक तकनीकी कारक, ये थे कारक। नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा जाति और वर्ग, और इस पार्ट के जो सामाजिक परिवर्तन थे इसके MCQ करवाऊंगी क्योंकि अब नहीं करवा सकती, वीडियो बड़ा हो गया है और टाइम भी ज़्यादा हो गया है। वीडियो शायद ज़्यादा बड़ा हुआ तो एडिट भी नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में।